हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। मेरा नाम है मिथुन और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। एक ग्लेज में एक ट्रेनिंग होता है जिसका नाम है फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है पहला कदम, यानी कि पहला सीढ़ी। पहला सीढ़ी भी बोल सकते हैं हम इसे। तो आज हम इस ट्रेनिंग में ये जानेंगे कि फर्स्ट कदम किसे कहते हैं, पहला कदम किसे कहते हैं, और हमें जीवन में शुरुआत में क्या करना चाहिए और लास्ट में क्या करना चाहिए। कुछ भी काम करने से पहले हमें फर्स्ट स्टेप उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है कि पहला कदम किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जिस किसी भी खेल या कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना पहला कदम कहलाता है। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं तो उस काम के बारे में क्या करते हैं, या खेल करते हैं, कोई भी खेल या काम करते हैं तो उस खेल या काम को करने से पहले उसके बारे में पहले पूरा तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि काम क्या है, खेल क्या है। तो उसके बाद ही उस खेल या काम को शुरू करते हैं। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कदम जिस किसी भी खेल या कार्य में जिस किसी भी खेल या कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना पहला कदम कहलाता है। जैसे कि है बात करें, अगर हम ग्लेज में गए हैं तो हमें सीडी से पीडी बनना है, तो हम पहले में से कहा है सीडी है। तो पीडी बनने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चार डायरेक्ट करना होता है और हमें चार सेल निकालना रहता है जो 300 पीवी का रहता है। तो ये सब आपको पूरी जानकारी डिटेल आगे वीडियो में देंगे कि पीवी क्या होता है और सेल क्या होता है। पहले हम इस ट्रेनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कि मान के चलिए कि हमें पीडी बनना है, तो पीडी बनने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है, तो ये सभी जानकारी पहले हम हासिल करेंगे, उसके बाद हम पीडी बनेंगे। ईडी बनना है तो उसके बारे में फिर जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद हम ईडी बनेंगे। तो क्या क्या प्रोसेस है ये सभी को जानने के लिए, जैसे कि मान के चलिए आपको ड्राइवर बनना है। ड्राइवर बनने के लिए सबसे पहले आपको खलासी बनना होगा, और खलासी बनने के बाद ही आप धीरे धीरे करके ड्राइवर बनेंगे। तो क्या किया हम पहला कदम में, कि अगर हमें ड्राइवर बनना है तो शुरू शुरू में हम अपने उसके काम के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद हमारा जो कार्य है वो पूरा होगा, तब हम अपने काम में आगे बढ़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं पहला कदम। और पहला कदम में शुरुआत में ही आपको दिक्कत परेशानी आएगा, तो आपको दिक्कत परेशानियों से भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो इसी को बोलते हैं पहला कदम। आशा है कि दूसरा प्रश्न है हमारा, डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत क्यों किया गया। आप सभी में से बहुत सारे को मालूम नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत क्यों किया गया। तो यहाँ पर उत्तर आप सभी देख देख सकते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय एक महामारी फैलने के कारण मरीजों को जल्दी दवाई नहीं मिल रहे थे। कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1945 ईस्वी में, 1939 से 45 तक चला था, 1939 ईस्वी में। तो जब दूसरा दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय एक महामारी फैलने के कारण मरीजों को जल्दी दवाई नहीं मिल रहे थे। उसी समय कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नियम निकाला, उस समय कुछ लोगों ने बहुत सारा नियम निकाला, और जो दवाई कंपनी में बनती उसे सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाने लगा। तो उसी समय कुछ व्यक्ति थे जो मरीजों तक दवाई डायरेक्ट कंपनी से पहुंचाने लगे मरीजों तक। तो इसमें इस डायरेक्ट सेलिंग के कारण दवाई का कीमत बनाने में जितना फैक्ट्री में लगता था उतना ही ग्राहक से लिया जाता था। इसके कारण ग्राहक को फायदा हो रहा था। कि मान के चलिए अगर कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, सामान बनाया जा रहा है, तो सामान को हम क्या करते हैं, होलसेलर में डालते हैं। यानी कि एक पहले राज्य में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, ऐसे करके सभी जगह में फैलता है। तो ऐसा नहीं है। ये कंपनी में क्या हो रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि कंपनी में कोई भी दवा को सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जा रहा था। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जितना कंपनी में लागत लगता था उतना ही पैसे में कंपनी ग्राहक को दवाई देते थे। तो इससे बीच में किसी का मतलब फायदा नहीं होता था, और डायरेक्ट फायदा जो होता था वो ग्राहक को होता था। इसके कारण से डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया गया था। तो आप सभी लोग समझ गए कि डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत क्यों किया गया था। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के कारण आज बहुत सारे मतलब जो फायदा है सीधे ग्राहक को हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप जो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक बिजनेस है, एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है बल्कि बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हम आप सभी को फिर से एक बार समझा दें कि डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत क्यों किया गया था। कि क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस समय एक महामारी फैलने के कारण, एक महामारी फैला था उस समय, तो लोगों के पास तो दवाई लेट से जा रहा था, क्योंकि एक के पास एक जाएगा तो दूसरे के पास दूसरा से फिर तीसरा, तो ऐसे करके मरीजों तक जाने में मतलब बहुत दिन लग जाता था। ऐसे में क्या हुआ कि कंपनी के व्यक्तियों ने बहुत से एक ऐसा नियम निकाला जिससे सीधे ग्राहक को ही
दवाई भेजना शुरू कर दिया। तो इससे ग्राहक को भी फायदा होने लगा और कंपनी को भी माल जो है उसका प्रोडक्ट जो है अच्छे से बिकने लगा। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया गया। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 1940 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक शहर में हुआ। इस कंपनी में विटामिन सी गोलियों का निर्माण किया जाता था। इस कंपनी में कौन से गोलियों का निर्माण किया जाता था? विटामिन सी। उस समय कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट्स था। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब 1940 ईस्वी में अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक शहर में इस डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया गया, तो उस समय इस कंपनी का नाम था न्यूट्रीलाइट्स और इस कंपनी में बन रहा था विटामिन सी की गोलियां। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत कौन दो व्यक्तियों ने किया? मान के चलिए कि अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण तो हो गया, डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत तो हो गया, लेकिन कौन व्यक्तियों ने किया था? कौन दो व्यक्तियों ने किया था इसका शुरुआत? तो पहला व्यक्ति का नाम है ली माइटिंगम। पहला व्यक्ति का नाम है ली माइटिंगम और दूसरा व्यक्ति का नाम है विलियम हेक्सन। तो इन्हीं दो व्यक्तियों ने जो है डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया था। तो आप सभी लोग समझ गए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किन दो व्यक्तियों ने किया था। पहला व्यक्ति का नाम है ली माइटिंगम और दूसरा व्यक्ति का नाम है विलियम हेक्सन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम सभी लोग अभी। तो डायरेक्ट सेलिंग भारत में कब आया और किसने लाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग कब आया और किसने लाया। तो इसका उत्तर है 1995 ईस्वी में। डायरेक्ट सेलिंग जो है भारत में 1995 ईस्वी में आया और इसे लाने वाले दो व्यक्तियों का नाम है मिस्टर अर्जुन पंडित और दूसरा में है मिस्टर चंद्रबली हांडा। ये दो व्यक्ति हैं जो भारत में इस कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लाए थे 1995 ईस्वी में। पहला व्यक्ति का नाम है मिस्टर अर्जुन पंडित और दूसरा व्यक्ति का नाम है मिस्टर चंद्रबली हांडा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभी हम। छठा प्रश्न है डायरेक्ट सेलिंग भारत में शुरू में क्यों नहीं चल पाया? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में शुरू में क्यों नहीं चल पाया। जब भारत में शुरुआत में आया था ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो शुरू में नहीं चल रहा था। तो ऐसा क्यों? चलिए हम आज इस वीडियो में जान लेंगे। तो उत्तर है क्योंकि उस समय हमारा देश में अंग्रेजी भाषा में किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर इसे हिंदी में बदलने का फैसला किया गया और डायरेक्ट सेलिंग भारत में चलना शुरू हुआ। क्या था कि जब डायरेक्ट सेलिंग भारत में लाया गया था 1995 ईस्वी में, तो उस समय जो था इंग्लिश में जितना भी था वो डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रेनिंग होता है वो सभी इंग्लिश में था। तो इंग्लिश उतना 1995 ईस्वी में कोई इंग्लिश नहीं जानता था। हिंदी तक थोड़ा थोड़ा बोल लेते थे, लेकिन इंग्लिश थोड़ा भी नहीं जानते थे। तो क्या हुआ था, वैसे में जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी था उसको समझने में लोगों को दिक्कत हुआ, लेकिन शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग भारत में नहीं चला। तो इसे हिंदी में बदलने का फैसला किया गया और डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किया गया। तो इसे हिंदी में किसने बदला ये भी हम जानेंगे। और 1995 के बाद कितने साल बाद चला डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? 3 साल बाद, यानी कि 1998 से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलना शुरू हुआ। हिंदी में बदला गया, 3 साल लग गया था हिंदी में बदलने के लिए। तो 3 साल 1998 में, 95 के बाद 398 में इसे भारत में फिर से लाया गया, फिर से शुरुआत किया गया। तो आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है अंग्रेजी से हिंदी में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अनुवाद किन दो व्यक्तियों ने किया? ये भी हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अंग्रेजी में आया था 1995 ईस्वी में, तो हिंदी में बदलने का फैसला किन दो व्यक्तियों ने किया था? तो पहला व्यक्ति का नाम है मिस्टर चेतन हंडा सर। पहला व्यक्ति का नाम है मिस्टर चेतन हंडा सर और दूसरे व्यक्ति का नाम है मिस्टर संजीव छिब्बर सर। ये दो व्यक्ति हैं जिसने डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग का जो इंग्लिश अनुवाद है उसे हिंदी में बदलने का फैसला किया। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। और अभी हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है हमारा ग्लेज का स्थापना कब किया गया? ये स्थापना कहाँ के बारे में पूछ रहा है? भारत के बारे में पूछ रहा है। तो ग्लेज भारत में भारत में ग्लेज का स्थापना कब किया गया? तो भारत में ग्लेज का स्थापना किया गया 10 अगस्त 2003 ईस्वी को। यानी कि 4 साल चलने के बाद जो है भारत सरकार द्वारा ग्लेज कंपनी को रजिस्टर कर दिया गया कि ये कंपनी जो है लीगल तरीके से काम कर रही है। और उस समय इसका नाम दिया गया था ग्लोबल कोलाब्रेटस। यानी कि 10 अगस्त 2003 ईस्वी को इस कंपनी का नाम दिया गया भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल कोलाब्रेटस। तो आप सभी लोग समझ गए कि इसका स्थापना 10 अगस्त 2003 ईस्वी को हुआ था। उस समय इसका नाम दिया गया था भारत सरकार के द्वारा ग्लोबल कोलाब्रेटस। और नवा प्रश्न है हमारा कि ग्लेज कंपनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर कब किया गया? ये भी हमारा बहुत बड़ा प्रश्न है कि ग्लेज कंपनी को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर कब किया गया? तो उत्तर है 16 मार्च 2004 को भारत सरकार द्वारा रजिस्टर किया गया। 16 मार्च 2004 ईस्वी को भारत सरकार ने जो है कि ग्लेज कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसे रजिस्टर कर दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया कि ये कंपनी लीगल है। उस समय इसका नाम
ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। 2004 ईस्वी 16 मार्च 2004 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा जब इसे रजिस्टर किया गया कि कंपनी कोई फोल्ड कंपनी नहीं है, तो ऐसे में उसी समय 2004 ईस्वी में 16 मार्च 2004 ईस्वी को इस कंपनी का नाम रखा गया ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सभी आप लोग समझ गए होंगे। कंपनी को 7 महीने 6 दिन के अंदर भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर कर दिया गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपनी को 7 महीने 6 दिन के अंदर रजिस्टर कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो अगला प्रश्न क्या है हम देखते हैं अभी। तो अगला प्रश्न नहीं है अभी, अगला प्रश्न के बारे में हम अगले पार्ट 2 वाले वीडियो में आप सभी को क्लियर कर देंगे। उसमें पेन नंबर, टेन नंबर, रजिस्टर नंबर और कंपनी का क्या क्या जो होता है, कंपनी कितने राज्यों से सर्टिफाइड है, कितने इसके पास सर्टिफिकेट है, वो सभी हम अगले पार्ट में, अगले भाग 2 में, पार्ट 2 वीडियो में आप सभी को क्लियर करके बताएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तब ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तब आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय रेलवे।